जिस प्रकार से उनको देवरिया बनारस ले जाया गया और उस बीच में देखिए उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था। ये बात आपको स्पष्ट रूप से समझनी पड़ेगी। ये दृश्य आप लोगों ने देखे हैं बाकायदा। तो ये बात आ रही है लगातार कि जिस तरह से उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ये एक प्रायोजित मंशा प्रतीत होती है। और अभी भी जो उनको डिस्चार्ज किया गया है, क्या पीजीआई के डॉक्टरों ने क्लीयरेंस सर्टिफिकेट दिया है? अगर क्लीयरेंस सर्टिफिकेट नहीं मिला है तो ये जेल मैनुअल के अनुच्छेद 26(3) का पूरा उल्लंघन है, अनुच्छेद 21 का कंप्लीट वायलेशन है। प्रिजन एक्ट भी अगर आप देखेंगे तो सीआरपीसी की धारा 54 भी ये कहती है, धारा 55A भी ये कहती है कि गिरफ्तारी के समय हिरासत के दौरान कैदी का मेडिकल परीक्षण अनिवार्य है। अमिताभ ठाकुर जी को चोटें लगी थी, क्या कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया? और अगर कोर्ट संज्ञान लेती तो यकीनन मैं बता रहा हूं उनको एंट्री बेल ग्रांट करने की असीमित शक्ति कोर्ट के पास थी। धारा 55 ये कहती है कि गिरफ्तार व्यक्ति के स्वास्थ्य और सुरक्षा की देखभाल राज्य की जिम्मेदारी है। यहाँ तो राज्य ही कुचलने में लगा है, ऐसा प्रतीत होता है। अमिताभ ठाकुर जी के आरोप आपने सुने ही थे। जिस प्रकार से अमिताभ जी जब पेशी पे आए तो उन्होंने कहा था कि मेरी हत्या करवाई जा सकती है। प्रिजन एक्ट की धारा 26(2) भी कहती है कि बिना सर्टिफिकेट के स्थानांतरण प्रशासनिक तानाशाही का प्रतीक है। तो इतनी जब बातें सामने हैं और मानवाधिकार की भी इसमें कानून के अपने अनुपालन की बातें हैं। मानवाधिकार की अगर मैं बात करूं तो अनुच्छेद 21 कहता है, परमानंद कटारा के मामले में यह बात कही गई है कि चाहे अपराधी और बंदी उसको चिकित्सीय सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। उपचार में देरी या लापरवाही सेक्शन 21 का और जीवन जीने के अधिकार का पूरा उल्लंघन है। अब इसमें दो बातें स्पष्ट रूप से आनी बहुत जरूरी है, चूंकि आपने पूछ ली तो। अमिताभ ठाकुर जी के मामले में पीजीआई ने क्या क्लियरेंस सर्टिफिकेट दिया? अगर दिया है तो उसको कोर्ट में सबमिट करना तत्काल अनिवार्य होना चाहिए। दूसरा, ऐसे तो आप हर बात पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हर बात पे प्रेस कॉन्फ्रेंस सरकार करके वाहवाही लूटती है। अमिताभ ठाकुर का मामला एक गंभीर प्रकरण का मामला है, गंभीर प्रकृति का मामला है। पूर्व आईपीएस रह चुके हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, अपनी खुद की एक पार्टी चलाते हैं। और जिस तरीके से उनके आरोप हैं, उन आरोपों के परिप्रेक्ष्य में अगर इन नियमों का कहीं भी अनुपालन नहीं हुआ है और फिटनेस सर्टिफिकेट या उनकी मेडिकल कंडीशन अस्थिर है अभी भी, तो ये प्रायोजित हत्या का प्रयास है। मैं इसका खंडन करूंगा। मैं कहूंगा आपके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इसका तत्काल संज्ञान ले पहले, और तत्काल प्रभाव से सबसे पहले। क्योंकि देखिए जो बनारस में हुआ, बनारस कोर्ट ने उनको, चूंकि उनकी दलीलें उनके वकील की सुनने के बाद, चूंकि उन्होंने जो पोस्ट किया था वो पोस्ट मर्यादित भाषा में था, और एक आरटीआई और सोशल एक्टिविस्ट और भारत के नागरिक होने के नाते अगर उनके पास कोई सबूत थे, वो उन सबूतों की जांच करवाने के लिए भी तैयार थे। कोर्ट ने इनके तर्कों को माना, इनके वकीलों के, और उनको बेल ग्रांट की। और अब उनका जो प्रकरण है देवरिया का, देवरिया मामले में चूंकि सीजेएम कोर्ट ने शायद इसको खारिज किया है, अब उनके जो वकील हैं वो डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ इसको अपील में लेके जाएंगे। आमतौर पे होता है कि एक ठीक है, एक प्रक्रिया की बात है, लेकिन उनकी स्वास्थ्य की जो कंडीशन थी, मुझे नहीं लगता कि जिस तरह से उनको हार्ट अटैक आया, पीसीआर दे करके उनको जिस तरह लाया गया, इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में हार्ट इतनी जल्दी रिकवर होता है, इसका मुझे संदेह है। क्योंकि मेरे घर में भी हार्ट पेशेंट्स हैं, मैंने देखा है। रिकवर होने के लिए उनको समय देना चाहिए था। ये तो वही स्थिति हुई कि क्षणिक उनको खड़ा करके बस दिखा दिया गया, एक खानापूर्ति कर दी गई। प्रशासनिक आधार पे ये एक संदेश देने का प्रयास किया गया कि सरकार ने अपना कार्य किया, उनको एक मेडिकल चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराई। उनको तो अस्पताल से अस्पताल दौड़ाया जा रहा था, उनको तो अस्पताल घुमाया जा रहा था। एक्सपेरिमेंटल कोई वो तो था नहीं। अगर बीआरडी मेडिकल कॉलेज में गोरखपुर में अगर सही सुविधाएं नहीं थी तो पीजीआई पहले क्यों नहीं रिफर कर दिया? और आपको बताऊं, एक जिम्मेदारी से याद आ गया मुझे, देवरिया का ही एक प्रकरण है, हाईकोर्ट इलाहाबाद का लेटेस्ट जजमेंट 2024 का, कयामुद्दीन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जिसमें कि देवरिया जेल के मामले में हाईकोर्ट ने कहा था कि अधिकारी डॉक्टरों की सलाह पर अपनी मर्जी नहीं चला सकते, अधिकारी डॉक्टरों की मर्जी पे। तो मेरा मानना है कि जो पीजीआई से डिस्चार्ज मिला इनको, क्या किसी, आपने तो नोएडा की बात की, चलिए नोएडा के किसी पत्रकार ने उस पीजीआई के डॉक्टरों से उन लोगों से बात करने की, जानने की कोशिश की? आप देख लीजिए। पूर्व रिटायर्ड जबरिया रिटायर्ड आईपीएस अमिताभ ठाकुर को दो खबरें हैं। एक तो यह कि बनारस में जो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था उसमें उनको जमानत मिल गई, पहली बात। दूसरा, एक चौंकाने वाली बात है, 3 दिन पहले मंगलवार की रात को उनकी तबीयत खराब होती है जी सुनिएगा, और उसी दिन रात को उनको देवरिया में एडमिट किया जाता है। फिर सुबह होते होते उनको गोरखपुर रेफर कर दिया जाता है। कल वो, परसों रात को लखनऊ आते हैं वो, और आज खबर आ रही है कि उनको पीजीआई से डिस्चार्ज कर दिया गया, डिस्चार्ज कर दिया गया है, और वो वापस देवरिया जेल पहुंच गए हैं। देखिए इसमें दो बातें बड़ी, कौन सी ऐसी बीमारी है जिसमें कि
देवरिया में इलाज नहीं होता, फिर गोरखपुर, गोरखपुर से पीजीआई, पीजीआई में बताया जाता है कि हार्ट में प्रॉब्लम है, सीपीआर दिया गया है। 24 घंटे में ऐसी कौन सी हार्ट की परेशानी थी जो ठीक हो गई, उनको डिस्चार्ज कर दिया, उनको देवरिया जेल में एडमिट करा दिया गया। मतलब देखिए, ये दो जरा बातें समझ बड़ी। में नहीं आया सर। और एक तो जमानत जो उनको मिली है देवरिया में, माफ कीजिएगा, बनारस वाले केस में, बनारस तो में, जी जी। तो पहले में बनारस वाले केस में जमानत मिली है, देवरिया वाले केस में कब अगर जमानत मिलेगी तभी बाहर आ पाएंगे। देखिए, मैं आपको तो स्पष्ट कर दे रहा हूँ, ये स्थिति अगर आप इसको इस तरह से समझेंगे तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर थोड़ा-सा मुझे लगता है कि उनको सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस का और निर्देशों का सही रूप से आकलन करना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए। चूँकि परमानंद कटारा बनाम भारत संघ का एक सर्वोच्च आदेश है 1989 का सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें ये स्पष्ट किया गया है कि चाहे अपराधी हो या बंदी, चिकित्सीय सहायता पाने का वो मौलिक अधिकारी है। जिस प्रकार से आदरणीय अमिताभ जी को अनुच्छेद 21 का वायलेशन करके, अनुच्छेद 21 संविधान का जीवन के अधिकार को सुनिश्चित करता है और जेल मैनुअल 26(3) का ये उल्लंघन है। उल्लंघन है, क्यों है? क्योंकि जिस प्रकार से जब उनको, आपको याद होगा, गिरफ्तार किया गया था और जब उनकी पहली पेशी हुई थी, उसी समय उनके शरीर पे काफ़ी चोटें थी, जिसका कि वर्णन और उल्लेख उन्होंने कोर्ट में भी किया था। अगर कोर्ट चाहती तो उसी समय इनको बाकायदा इंटरिम राहत दे सकती थी, इंटरिम बेल ग्रांट कर सकती थी। अगर कोर्ट ने नहीं किया तो उस ट्रायल के उस बेल की आर्गुमेंट के लंबित रहने के दौरान जब इनको हार्ट इश्यूज हुए, जब उनको दर्द उठा सीने में और उसके बाद उनको बीआरडी मेडिकल और उसके बाद एसजीपीजीआई रेफर किया गया, तो इसमें एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि जेल मैनुअल 1894 की धारा 37 है, जिसमें ये कहा जाता है कि कैदी बीमार अगर है तो जेलर का कर्तव्य है कि सबसे पहले वो डॉक्टर को सूचना दे, मेडिकल अफसर को। और धारा 26(3) स्थानांतरण पे रोक लगाती है कि जब तक वो कैदी या जो बंदी है वो पूरी तरह से स्वस्थ नहीं होता, उसको कहीं भी, और वो फिटनेस सर्टिफिकेट मेडिकल अफसर देगा। अगर वो उस फिटनेस के उसमें नहीं है तो फिर उसका कहीं भी स्थानांतरण या उसको किसी भी कोर्ट की पेशी के लिए नहीं लेके जाया सकता। उसको ऑनलाइन फिर आप जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू जैसे अपीयरेंस होती है वैसे करवाया जाता है। लेकिन जिस प्रकार से उनको देवरिया बनारस ले जाया गया और उस बीच में देखिए उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, ये बात आपको स्पष्ट रूप से समझनी पड़ेगी। ये दृश्य आप लोगों ने देखे हैं बाकायदा। तो ये बात आ रही है लगातार कि जिस तरह से उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ये एक प्रायोजित मंशा प्रतीत होती है। और अभी भी जो उनको डिस्चार्ज किया गया है, क्या पीजीआई के डॉक्टरों ने क्लीयरेंस सर्टिफिकेट दिया है? अगर क्लीयरेंस सर्टिफिकेट नहीं मिला है तो ये जेल मैनुअल के अनुच्छेद 26(3) का पूरा उल्लंघन है, अनुच्छेद 21 का कंप्लीट वायलेशन है। प्रिजन एक्ट भी अगर आप देखेंगे तो सीआरपीसी की धारा 54 भी ये कहती है, धारा 55(a) भी ये कहती है कि गिरफ्तारी के समय हिरासत के दौरान कैदी का मेडिकल परीक्षण अनिवार्य है। अमिताभ ठाकुर जी को चोटें लगी थी, क्या कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया? और अगर कोर्ट संज्ञान लेती तो यकीनन मैं बता रहा हूं उनको इंटरिम बेल ग्रांट करने की असीमित शक्ति कोर्ट के पास थी। धारा 55 ये कहती है कि गिरफ्तार व्यक्ति के स्वास्थ्य और सुरक्षा की देखभाल राज्य की जिम्मेदारी है। यहाँ तो राज्य ही कुचलने में लगा है, ऐसा प्रतीत होता है। अमिताभ ठाकुर जी के आरोप आपने सुने ही थे। जिस प्रकार से अमिताभ जी जब पेशी पे आए तो उन्होंने कहा था कि मेरी हत्या करवाई जा सकती है। प्रिजन एक्ट की धारा 26(2) भी कहती है कि बिना सर्टिफिकेट के स्थानांतरण प्रशासनिक तानाशाही का प्रतीक है। तो इतनी जब बातें सामने हैं और मानवाधिकार की भी इसमें कानून के अपने अनुपालन की बातें हैं। मानवाधिकार की अगर मैं बात करूं तो अनुच्छेद 21 कहता है, परमानंद कटारा के मामले में ये बात कही गई है कि चाहे अपराधी हो बंदी, उसको चिकित्सीय सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। उपचार में देरी या लापरवाही सेक्शन 21 का और जीवन जीने के अधिकार का पूरा उल्लंघन है। अब इसमें दो बातें स्पष्ट रूप से आनी बहुत जरूरी है, चूंकि आपने पूछ ली तो। अमिताभ ठाकुर जी के मामले में पीजीआई ने क्या क्लियरेंस सर्टिफिकेट दिया? अगर दिया है तो उसको कोर्ट में सबमिट करना तत्काल अनिवार्य होना चाहिए। दूसरा, ऐसे तो आप हर बात पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हर बात पे प्रेस कॉन्फ्रेंस सरकार करके वाहवाही लूटती है। अमिताभ ठाकुर का मामला एक गंभीर प्रकरण का मामला है, गंभीर प्रकृति का मामला है। पूर्व आईपीएस रह चुके हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, अपनी खुद की एक पार्टी चलाते हैं। और जिस तरीके से उनके आरोप हैं, उन आरोपों के परिप्रेक्ष्य में अगर इन नियमों का कहीं भी अनुपालन नहीं हुआ है और फिटनेस सर्टिफिकेट या उनकी मेडिकल कंडीशन अस्थिर है अभी भी, तो ये प्रायोजित हत्या का प्रयास है। मैं इसका खंडन करूंगा। मैं कहूंगा आपके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इसका तत्काल संज्ञान ले पहले, और तत्काल प्रभाव से सबसे पहले, क्योंकि देखिए जो बनारस में हुआ
बनारस कोर्ट ने उनको, चूंकि उनकी दलीलें उनके वकील की सुनने के बाद, चूंकि उन्होंने जो पोस्ट किया था वो पोस्ट मर्यादित भाषा में था, और एक आरटीआई और सोशल एक्टिविस्ट और भारत के नागरिक होने के नाते अगर उनके पास कोई सबूत थे, वो उन सबूतों की जांच करवाने के लिए भी तैयार थे। कोर्ट ने इनके तर्कों को माना, इनके वकीलों के, और उनको बेल ग्रांट की। और अब उनका जो प्रकरण है देवरिया का, देवरिया मामले में चूंकि सीजेएम कोर्ट ने शायद इसको खारिज किया है, अब उनके जो वकील हैं वो डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ इसको अपील में लेके जाएंगे। आमतौर पे होता है कि एक ठीक है, एक प्रक्रिया की बात है, लेकिन उनकी स्वास्थ्य की जो कंडीशन थी, मुझे नहीं लगता कि जिस तरह से उनको हार्ट अटैक आया, पीसीआर दे करके उनको जिस तरह लाया गया, इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में हार्ट इतनी जल्दी रिकवर होता है, इसका मुझे संदेह है। क्योंकि मेरे घर में भी हार्ट पेशेंट्स हैं, मैंने देखा है। रिकवर होने के लिए उनको समय देना चाहिए था। ये तो वही स्थिति हुई कि क्षणिक उनको खड़ा करके बस दिखा दिया गया, एक खानापूर्ति कर दी गई। प्रशासनिक आधार पे ये एक संदेश देने का प्रयास किया गया कि सरकार ने अपना कार्य किया, उनको एक मेडिकल चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराई। उनको तो अस्पताल से अस्पताल दौड़ाया जा रहा था, उनको तो अस्पताल-अस्पताल घुमाया जा रहा था। एक्सपेरिमेंटल कोई वो तो था नहीं। अगर बीआरडी मेडिकल कॉलेज में गोरखपुर में अगर सही सुविधाएँ नहीं थी, तो पीजीआई पहले क्यों नहीं रिफर कर दिया? और आपको बताऊं, एक जिम्मेदारी से याद आ गया मुझे, देवरिया का ही एक प्रकरण है, हाईकोर्ट इलाहाबाद का लेटेस्ट जजमेंट है 2024 का, कयामुद्दीन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जिसमें कि देवरिया जेल के मामले में हाईकोर्ट ने कहा था कि अधिकारी डॉक्टरों की सलाह पर अपनी मर्जी नहीं चला सकते, अधिकारी डॉक्टरों की मर्जी पे। तो मेरा मानना है कि जो पीजीआई से डिस्चार्ज मिला इनको, क्या किसी, आपने तो नोएडा की बात की, चलिए नोएडा के किसी पत्रकार ने उस पीजीआई के डॉक्टरों से, उन लोगों से बात करने की, जानने की कोशिश की? आप देख लीजिए। नहीं, किसी छोटी से वो छोटी लोग न्यूज बात नहीं करते। मेरा, मैं तो भाई, मैं एक चीज पूछ रहा हूँ भाई, खबर आ रही है कि देवरिया अस्पताल गए, देवरिया अस्पताल से गोरखपुर, गोरखपुर से लखनऊ, गोरखपुर से, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, वही मैं कह और रहा हूँ। 48 घंटे भी नहीं बीते उनको फिर वापस भेज दिया गया। मैं ताकि यही कह कौन रहा सी हूँ बीमारी थी, क्यों यहाँ रिफर किया गया, और रिफर करने के बाद 48 घंटे से भी कम समय में वो ठीक हो गए। देखिए, और ये इतनी ठंड है, इतनी ठंड है भाई साहब, कि इस ठंड में ऐसा तो था नहीं यहाँ नहीं, पे। देखिए एक बात मैं अरे बहुत स्पष्ट रूप विवेक जी, जी विवेक जी, एक बनारस में एक रिकॉर्ड हुआ करता था, आप जी जरा पता कर लीजिए कि ब्रिजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह, जी ये लोग जब जेल में बंद थे तो कितने दिन ये लोग जेल में रहते थे, तो कितने दिन बीएचयू हॉस्पिटल में रहते थे, जरा जायज ये बात डाटा है। सार्वजनिक कराइए। एक मैं गायत्री आपको प्रसाद प्रजापति जी हैं, वो जी कब जेल में रहते हैं, कब केजीएमयू में रहते हैं, पता नहीं चलता है। जी मैं बड़ी ये जिम्मेदारी से आपको मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको कह रहा हूं कि जेलों की अगर जांच सीबीआई के माध्यम से करवा ली जाए, तो आपको जितने महत्वपूर्ण पेशेवर अपराधी हैं, वो अधिकतर आपको अस्पतालों की सुविधाएं लेते मिलेंगे, क्योंकि अस्पतालों से वो अपने नेक्सस को संचालित करते हैं। हम लोग क्रिमिनल की प्रैक्टिस करते हैं, आए दिन इस तरह की खबरें कानों में आती रहती हैं। चूंकि उसमें हमारा दखल देना सरकार के लिए कोई उपयोगी साबित नहीं होता, वो इसको चुनौती मानते हैं, और हमारे सुझाव पे सरकार वैसे भी कहाँ संज्ञान लेती है। लेकिन मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि सरकार कोई हो, अपराधी अपराधी होता है। अगर अपराधियों को आप पोषित करेंगे, अपराधियों को आप पालेंगे, तो यकीनन ये अपराधी कल आपको नियंत्रित करेंगे। और पता नहीं क्यों वो वर्तमान स्थिति जो है वो बहुत अच्छी सरकार की मुझे दिखाई नहीं दे रही है। हर जगह प्रशासनिक भ्रष्टाचार है, हर जगह प्रशासनिक मनमानियां चल रही हैं। सरकार का नियंत्रण प्रशासन पे है कि प्रशासन के लोग सरकार को नियंत्रित कर रहे हैं, या नेक्सस के लोग किसको प्रशासन चला रहे हैं, या नेक्सस सरकार को चला रहा है। ये बातें अब समझने वाली, अब चर्चा का विषय तो ये हो गया है। ये कहने की बातें हैं कि डबल इंजन की सरकार है। देखिए, इंजन के पेंट बदलने से इंजन की परफॉर्मेंस नहीं बनती और ना बढ़ जाती है। जब कैबिनेट विस्तार की अब याद आई, इनको याद आई है, जब 2027 के चुनाव सामने हैं, 75-76 जिलों के जो अब 5-6 लोगों को एडजस्ट किया जाएगा, बाकी लोग तो दरी बिछाएंगे, गमछा उठाएंगे, वही काम करेंगे, नारा भंडारा करेंगे बस, और उसके अलावा उनके पास कोई काम नहीं है। इंपोर्टेड विधायकों से तो इनकी सरकार संचालित है। और अपराधीकरण की बात जहां तक है, देखिए मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अपने मुकदमे वापस लेने वाले हमेशा प्रवृत्ति और मानसिकता से उसी मानसिकता और प्रवृत्ति और उसी सोच से संचालित करेंगे जो उनकी पृष्ठभूमि रही है। आदरणीय अखिलेश यादव जी पहले ऐसे वर्तमान मॉडर्न एरा के पॉलिटिशियन हैं जिन्होंने राजनीति से अपराधीकरण को दूर करने की दिशा में कदम उठाया, और इस बात को
स्वीकार न करना ही और ना स्वीकार करने देना, ना जनता के सामने आने देना ही नोएडा की मीडिया का या नोएडा के बड़े-बड़े संस्थानों का प्रथम उद्देश्य है, जो कि मुझे लगता है सरकार द्वारा निर्देशित है। उसका कारण है कि अपराधीकरण पार्टी से अगर राजनीति से दूर हो गया तो भाजपा की आधी से ज्यादा कैबिनेट पूरे देश की बात कर रहा हूं मैं, आप देखिएगा उनके पास नेता नहीं बचेंगे। तो ये बात सोचनीय विषय है और अमिताभ ठाकुर जी के साथ जो भी हो रहा है, मुझे लगता है कि इस देश की संस्थाओं की आंखें अगर खुली हैं। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट आपने देखा कि कुत्तों के प्रकरण पे संज्ञान ले लेता है। दिल्ली में कुत्तों के काटने के प्रकरण का संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया। एक रिटायर्ड आईपीएस के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है, क्या सुप्रीम कोर्ट की आंखें बंद है? क्या सुप्रीम कोर्ट तक खबरें नहीं जा रही हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेना नहीं चाहता? हम तो एक ही बात जानते हैं कि हमारी मातृ संस्था सुप्रीम कोर्ट है। जब अधिकारों के और कर्तव्यों के संविधान के अधिकारों की रक्षा की बात आएगी, संविधान की रक्षा की बात आएगी, सुप्रीम कोर्ट ही सर्वोच्च है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अगर एक अधिकारी और एक ईमानदार आवाज को आज दबते और उसको दबाए जाने की प्रक्रिया को भी सही मानता है, उसको मौन धारण करके देखता है, तो मुझे लगता है इस देश की न्यायपालिका भी राम भरोसे ही हो जाएगी सर। अब देश में वैसे ही अमिताभ ठाकुर किसी अन्ना हजारे से कम नहीं है। मैंने ये बात पहले भी कही थी, आज फिर दोहराता हूं। मॉडर्न पॉलिटिक्स के अमिताभ ठाकुर अन्ना हजारे से बहुत आगे हैं। अन्ना हजारे प्रायोजित थे। पत्रकार आज रिग्रेट फील करते हैं जिन्होंने उनकी उस बैठक को कवर किया था, उस अनशन को कवर किया था। मैंने कई पत्रकारों के इंटरव्यू सुने जिसमें रिग्रेट होता है उनको कि हम लोगों को भटका दिया गया, बरगला दिया गया, हम भटक गए। लेकिन अमिताभ ठाकुर की आवाज कोई पत्रकार आज कवर करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। ये हैसियत हो गई है मीडिया संस्थानों की। पैसों के चंद टुकड़े फेंक दिए जाते हैं बजट के नाम पर के, मान्यता प्राप्त के नाम पे, और देख लीजिए यही एक समय आप लोगों के, मुझे लगता है जहां तक हम लोग तो बहुत छोटे थे, लेकिन आप लोग के समय प्रबुद्ध वर्ग पत्रकार ऐसे ऐसे पत्रकार थे कि वो लिखते थे लखनऊ में और सरकारें हिल जाती थी दिल्ली में। हम तो सुनते हैं, कुछ नाम ऐसे हमने भी सुन रखे हैं कि आप लोग लिखते थे यहाँ लखनऊ में, लेकिन सरकारें हिलती थी दिल्ली में। यहाँ पत्रकार एक आर्टिकल लिखता था और दिल्ली में इस्तीफे हो जाया करते थे। तो पत्रकारिता का वो दौर भी था जब, लेकिन आप अपने नैतिकता, अपने स्वाभिमान, अपने सम्मान और अपने नैतिक आचरण से अगर आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो ये स्थिति तो आएगी सर। अब कहाँ पत्रकारों को, कभी आपने देखा है पत्रकारों को इस तरह बेइज्जत करके धक्का दे दिया गया हो? बताइए। वो पत्रकार गए थे बड़े सम्मान सम्मान पाने के लिए गए थे, क्या स्थिति हुई बताइए? बड़े बड़े संस्थानों के माइक उसमें दिखाई दे रहे हैं, ऐसे धक्का मार के पीछे ढकेल दिया गया, जैसे लग रहा है कि वो जैसे भाजपा के सांसद को ढकेल के पीछे कर दिया गया। ब्राह्मण सांसद थे द्विवेदी जी। तो ये सब तो बड़ी दयनीय स्थिति है सर। इन्होंने ये लोग अपनी स्थिति के जिम्मेदार खुद है। लेकिन समाजवादी पार्टी कमिटेड है अपने विजन को लेकर के, पीडीए समाज के अधिकारों को लेकर के। और ये जो बच्ची है ये पीडीए समाज से आती है। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, समाजवादी पार्टी ने इसको न्याय दिलाने का संकल्प लिया है। तो आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पूरी समाजवादी पार्टी इसको न्याय दिलाने के अधिकारों की लड़ाई इसकी लड़ेगी। चाहे सरकार को अच्छा लगे बुरा लगे, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम किसी के मनोरंजन के लिए नहीं बैठे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति अब मनोरंजन की राजनीति नहीं रही कि कभी अयोध्या में समागम के नाम पर के वो हो रहा है, कभी गोरखपुर में हो रहा है महोत्सव। ये महोत्सव की राजनीति का समय नहीं है। ये समय है देश की गंभीर मसलों पे चर्चा करने का, गंभीर मसलों को सुलझाने का। और उत्तर प्रदेश की मैं आपको फिर कह रहा हूं, पुलिसिंग की व्यवस्था तब तक नहीं सही होगी जब तक बॉर्डर स्कीम नहीं हटेगी। पूरे देश में आप पता कर लीजिएगा, राजस्थान, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बैंगलोर, जहां जहां बढ़िया पुलिसिंग और बढ़िया सुरक्षा की बात होती है, कहीं भी बॉर्डर स्कीम नहीं है सर। ये उत्तर प्रदेश अपवाद है। उत्तर प्रदेश में केवल पुलिस की यूनियन नहीं है, बिहार तक में पुलिस की यूनियन बनी हुई है। तो जब आपका निचले स्तर का पुलिसकर्मी ही सुरक्षित नहीं है, और लखनऊ और कानपुर में तो ऐसे ऐसे दृश्य हैं जहां पुलिसकर्मी ही सुरक्षित नहीं, वही पीट दिए जाते हैं। जब पुलिस ही सुरक्षित नहीं, वो सुरक्षा कैसे देगी बताइए आप? इन चलिए गंभीर सर। विषयों पे इन गंभीर विषयों पे कभी आपको कोई भाजपा के लोग चर्चा करते नहीं मिलेंगे। उनको पुलिसिंग का कोई ज्ञान नहीं है, पुलिसिंग का कोई नॉलेज नहीं है। और पुलिसिंग जब तक सही नहीं होगी तब तक कानून व्यवस्था की बात करना बेमायने है सर। राजनीतिक दल पुलिसिंग नहीं करते हैं। पुलिसिंग तो पुलिस वालों को ही करनी पड़ेगी, और उसके लिए पुलिसिंग का मैनेजमेंट सही होना जरूरी है। लेकिन हमारे साथ दिक्कत यह है, हमारे जितने भी डीजीपी आते हैं कार्यकाल में, वो बातें तो अच्छी अच्छी करते हैं, रिटायर होने के बाद उससे भी बढ़िया पुलिसिंग के सुधार की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मॉडल पुलिस एक्ट 2006 के प्रावधान दिए हैं, लेकिन कोई राज्य लागू नहीं करना चाहता। 2 राज्यों ने अंशात्मक लागू किए हैं। हम तो उद्देश्य लेके चल रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो सबसे पहले मॉडल पुलिसिंग एक्ट के प्रावधान और उसके साथ ये बॉर्डर स्कीम हटाने की दिशा में आदरणीय अखिलेश यादव जी सबसे पहले संकल्पित होकर के इस कार्य को करें। ये तो मैं भी आपके माध्यम से अपने ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ के। लाखों पुलिसकर्मियों की उम्मीद आज अखिलेश यादव जी हैं कि बॉर्डर स्कीम हटेगी, उससे उनके परिवार भी बचेंगे, आत्महत्याएं रुकेंगी पुलिस की, पुलिसिंग मजबूत होगी, समाज में पुलिसिंग की एक साख बनेगी।
जिसको कि खत्म करने का काम किया गया। पुलिसिंग का उद्देश्य अब केवल राजनीतिक चुनाव लड़ना रह गया है भाजपा में। चलिए सर, आपने सही जानकारी दी, बहुत सारे मुद्दों पर आपने कानूनी पक्ष भी समझाया अमिताभ ठाकुर के मामले में। चलते चलते दर्शकों को एक बात बता दूं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि थानों के अंदर जो सीसीटीवी है जी, उसकी रिकॉर्डिंग 6 महीने तक पुलिस को सुरक्षित रखनी है, और यूपी के पुलिस डीजीपी महोदय ने उसको 2 महीने करने का आदेश कर दिया। यूपी के डीजीपी के इस आदेश को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, प्रयागराज हाई कोर्ट ने कोर्ट के आदेश की अवमानना मानी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, राइट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना है। ये है हकीकत उत्तर प्रदेश की, योगी राज की। मिलते हैं फिर किसी और मुद्दे के साथ। विवेक जी ने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।